नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के ग्रीस दौरे पर एथेंस पहुंच गए हैं। कल मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु आ रहे हैं क्योंकि उन्हें चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को पर्सनली बधाई देनी है। प्रधानमंत्री मोदी का एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 सीधा बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर उतरेगा, जहां 6000 लोग उनके स्वागत के लिए पहले से तैयार रहेंगे। चंद्रयान 3 की सफलता को बीजेपी की कर्नाटक यूनिट ने एक मेगा इवेंट बनाने की तैयारी कर ली है और बताया जा रहा है कि बेंगलुरु की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो भी होगा। वो सीधे इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां वो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में शामिल सारे वैज्ञानिकों को बधाई देंगे। चांद की सतह अब विक्रम के प्रज्ञान रोवर ने भी काम करना शुरू कर दिया है। ये रोवर और लैंडर चांद से क्या क्या खोज कर लाएंगे, इस रिपोर्ट से समझते हैं। बार बार, हर बार, कई बार देश इन तस्वीरों को रिपीट मोड पर देख रहा है। अपने वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर गर्व कर रहा है। इसरो के YouTube पेज पर चंद्रयान की लैंडिंग के प्रसारण को 7 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। 23 अगस्त को गूगल पर इसरो को 50 लाख से ज्यादा लोगों ने सर्च किया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ के बारे में गूगल पर सर्च किया जा रहा है। गूगल पर पूरे देश के लोग इसरो की महिला वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। गूगल पर चंद्रयान 3 की टीम को खोजा जा रहा है। कुल मिलाकर इसरो के ये वैज्ञानिक देश के नए नायक बन गए हैं। कौन है इसरो के वो वैज्ञानिक जो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कई सालों से नहीं सोए? कौन है इसरो के वो जांबाज जिन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए दिन रात एक कर दिया? कौन है इसरो के वो इंजीनियर जिन्होंने चंद्रयान 2 की असफलता के लिए कई साल तक पीड़ा झेली? बताएंगे, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक सवाल का जवाब सोचिए। सवाल कि महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इंजीनियर या एस्ट्रोनॉट के बारे में पूछने पर कौन सी तस्वीर दिमाग में आती है? जाहिर तौर पर यह जो साइंस और स्पेस फिक्शन में अंग्रेजी फिल्मों ने बनाई हुई है। ये नासा की महिला वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉट्स हैं। लेकिन क्या वाकई एरोस्पेस इंजीनियर्स ऐसी ही होती हैं? हमारा दावा है कि कल के बाद आपके दिमाग में महिला अंतरिक्ष विज्ञानियों की तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि जब भी किसी से पूछा जाएगा कि कैसी होती हैं अंतरिक्ष महिला वैज्ञानिक, तो फट से जवाब निकलेगा, ऐसी, भारत जैसी। साड़ी, बिंदी और गजरे वाली, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। इसीलिए तो कल से साड़ी वाली महिला साइंटिस्ट ट्रेंड कर रही हैं। ऐसी के कल्पना जैसी, जो चंद्रयान 3 की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। या फिर ऐसी रॉकेट वुमन कही जाने वाली ऋतु करिधल श्रीवास्तव जैसी, जो चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट में 54 महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर्स भी हैं और इसकी सफलता का पूरा श्रेय उन्हें भी मिलता है। कल्पना के चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट की डिप्टी डायरेक्टर हैं। बेंगलुरु की रहने वाली कल्पना ने IIT खड़गपुर से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। इसरो से 2003 में एक वैज्ञानिक के तौर पर जुड़ी। मंगलयान को लॉन्च करने में भी कल्पना की बड़ी भूमिका थी और चंद्रयान 2 मिशन में भी उनका बड़ा योगदान था। चंद्रयान 3 मिशन के लिए कल्पना को डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उनका काम था लैंडर को तैयार करना, ताकि वो पिछली बार की तरह गलती न करे। इस मिशन के लिए कल्पना ने कोविड में भी चंद्रयान 3 का काम नहीं रोका। उन्होंने इंश्योर किया कि कोविड महामारी का मिशन की तैयारियों पर फर्क न पड़े। Most memorable moment of our life, not only for me, for my team Chandrayaan 3. This is the achievement for which we have slogged for the past so many years. This is what we have strived for the past so many years. Whatever we have targeted, we have achieved it on dot. It was like a simulation what we have seen in real time. It was equivalent to a simulation which is really happening on the power descent phase. दूसरा नाम है डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव।
जिन्हें रॉकेट वुमन के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान की इस यात्रा में डॉक्टर रितु की बड़ी भूमिका रही। वो इसरो में एक सीनियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट से किया और फिर यहीं से पीएचडी भी की। 1997 से वो इसरो से एक वैज्ञानिक के तौर पर जुड़ी हैं। वो चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर थी। 2019 में भी चंद्रयान 2 के वक्त वो मिशन डायरेक्टर थी। चंद्रयान 3 के इस प्रोजेक्ट से ऐसी कुल 54 महिलाएं जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। लेकिन यह मिशन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि 4 साल पहले चंद्रयान 2 बहुत कम मार्जिन से असफल हो गया था। सोचिए, इन 4 सालों में इस मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स पर क्या गुजरी होगी। देश को इसका अंदाजा ही नहीं है कि इन वैज्ञानिकों ने पिछले 4 साल कैसे गुजारे। जब चंद्रयान 3 के लिए टीम बनी तो इन्हीं वैज्ञानिकों को उस टीम में भी रखा गया, कुछ सीनियर लोगों को भी जोड़ा गया और उसके बाद मिली ये सफलता। We went through lot of pain, a lot of agony. I must tell you, the people behind Chandrayaan 2 are still there. They are part of the Chandrayaan 3 team. I think none of them you know today, but the project director of the Chandrayaan 2 is a senior reviewer of Chandrayaan 3, and most of the people who are in Chandrayaan 2 are with us, helping us to do the Chandrayaan 3. So they are part of this, and they have gone through such an agony of understanding what went wrong. It went about almost a year of trashing them to find out and looking at the data so much. And the whole of this team, I don't think they would have slept very well in the last so many years. I think the credit goes to those people who have spent enough amount of time, but equal amount of time has been spent by our seniors, some of the retired colleagues who sat with them to find out how it can be improved this time. So my salutations to all such people those are unsung heroes today. इन वैज्ञानिकों ने दुनिया को यह दिखाया है कि सिंपल यानी सामान्य तरीके से रहकर भी इतना बड़ा काम किया जा सकता है। यह भी दिखाया है कि आस्था और विज्ञान एक साथ चल सकते हैं। लॉन्चिंग से पहले चंद्रयान 3 की पूरी टीम तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रार्थना के लिए पहुंची थी। यह वीडियो आज भी वायरल है। दुनिया में भारत की चंद्रयान वाली धमक छाई हुई है। दुनिया के सारे बड़े अखबारों में भारत का ही चंद्रयान छाया है, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है, क्योंकि भारत सिर्फ चांद पर ही नहीं रुकने वाला। चांद के बाद शुक्र और मंगल भी टारगेट हैं, और इसके अलावा इसरो के टारगेट लिस्ट में सूरज भी है। मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक करके विस्तार से समझेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जो सूरज 4.5 अरब साल पुराना है, जो सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिस सूरज पर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, वहां तक भारत का इसरो अपना मिशन कैसे भेजेगा? तो सबसे पहले यह समझिए कि सूरज पर रिसर्च क्यों जरूरी है। सूरज की जानकारी जुटाकर क्या हासिल होगा? सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक का स्टार है, इसलिए दूसरे स्टार के मुकाबले उसकी स्टडी की जा सकती है।
सूर्य के स्टडी के बाद हम अपनी आकाश गंगा के बाकी तारों के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा दूसरी गैलेक्सीज के स्टार्स के बारे में भी जानकारियां मिल सकती हैं। इसीलिए भारत सूरज की इस स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन भेजने वाला है। चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो ने अपनी निगाहें अपने अगले मिशन पर टिका दी हैं। अगला मिशन है आदित्य L1। यह सैटेलाइट सूरज की गतिविधियों को समझने, परखने और परीक्षण करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। बेंगलुरु में सैटेलाइट तैयार किए जाने के बाद श्रीहरिकोटा भेजा जा चुका है और श्रीहरिकोटा से सितंबर के पहले हफ्ते में इस सैटेलाइट को लॉन्च किए जाने का प्लान है। आदित्य L1 सूरज की स्टडी के लिए भारत का पहला सोलर मिशन होगा। यह स्पेसक्राफ्ट हेलो ऑर्बिट में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस ऑर्बिट से यह स्पेसक्राफ्ट सूरज को बिना सूर्य ग्रहण के भी लगातार देख पाएगा। इससे सूरज की गतिविधियों को लगातार देख पाने का मौका मिलेगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 7 पेलोड्स लगे होंगे, जो सूरज की अलग अलग परतों का विश्लेषण करेंगे। सूरज की अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे एक लेयर है फोटोस्फेयर, जिस पर 3700 से 6200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। इन 7 में से 4 उपकरण सूर्य के पृथ्वी तक आने वाले कणों का विश्लेषण करेंगे। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा, जो कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आपके मन में सवाल होगा कि ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? यानी धरती का अपना गुरुत्वाकर्षण है, सूरज का अपना गुरुत्वाकर्षण है। इन दोनों स्पेस के बीच एक पॉइंट ऐसा है जहां धरती का गुरुत्वाकर्षण और सूरज का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को बराबर कर देता है। इसे पॉइंट ऑफ बैलेंस भी कहा जाता है। यहां पर जो चीज स्थापित की जाती है वो बिना किसी डिस्टरबेंस के ना धरती की तरफ बढ़ेगी ना सूरज की तरफ बढ़ेगी, और वो एक ऐसा पॉइंट है जहां लगातार लंबे समय तक उपग्रह स्थापित रह सकता है, और इसे ही लैग्रेंजियन पॉइंट कहा गया है और इसीलिए आदित्य L1 नाम रखा गया है। L1 डिनोट्स लैग्रेंजियन पॉइंट 1। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि जमीन से 15 लाख किलोमीटर पर होगा। तो वहां पे क्या होता है, सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, जो 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं, जो वहां पे स्थायी हैं, कुछ अस्थायी हैं। लेकिन वो इंटरेस्टिंग यूं है कि वहां पे एक तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई ऑकल्टेशन नहीं होता उसका। आप अगर सन को देख रहे हो 15 लाख किलोमीटर से, ये L1 पॉइंट पे जाएगा, जो सन और अर्थ के बीच में है, जहां ग्रेविटेशनल पुल 0 होता है, तो वहां पे रहता है, तो डिस्टरबेंस कम हो जाता है उसमें। तो वहां से देखेगा तो कुछ इम्पैक्ट ऑन द स्पेसक्राफ्ट, मींस जो आदित्य L1 होगा उस पर कम फोर्सेस काम करेंगे। तो स्टेबल पॉइंट है, ऑकल्टेशन है नहीं कोई, जैसे एक्लिप्स होते हैं। तो वहां से आप कंटिन्यूअसली सन को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इसरो शुक्र ग्रह के लिए भी अपना मिशन शुरू करने वाला है। इसे नाम दिया गया है शुक्रयान-1। यह मिशन दिसंबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस मिशन का लक्ष्य शुक्र ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाना है। शुक्रयान एक ऑर्बिटर मिशन होगा, जो शुक्र के चारों ओर चक्कर लगाकर अध्ययन के लिए भेजा जाएगा। इस अभियान के जरिए इसरो शुक्र की सतह, उसके वायुमंडल के रसायनों का अध्ययन करेगा। हम ऐसे करेंगे कि हमारा जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है, हम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, उसके बाद उससे जुड़े हम होगा हमारा साइंटिफिक मिशंस। अब जो किया है, चांद मिशन हमने किया है, मंगलयान भी किया है। इसके बाद हमने शुक्रयान की बार काम कर रहे होते हैं। हमारा डिजाइन जो होते हैं, हमने अब तो सुना होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर भी इन एड्रेस में शुक्रयान के बारे में तो बोला था, और हम अगले मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। अगले मून मिशन के बारे में, कोऑपरेटिव मून मिशन के बारे में जो साइंटिफिक डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, सो इट्स शोज दैट वी हैव लॉट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण मिशन है गगनयान, जिसमें इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना है। यह भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और अगले साल इसे लॉन्च किया जा सकता है। उधर इसरो ने अब से थोड़ी देर पहले विक्रम लैंडर का एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब विक्रम लैंडर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, यानी टचडाउन नहीं किया था, बल्कि चांद की सतह से थोड़ा सा ऊपर था। उस वक्त विक्रम लैंडर पर लगे इमेजर कैमरे ने
जो तस्वीरें खींची वही आप इस वक्त देख रहे हैं। लूनर सरफेस की जितनी क्लियर तस्वीर आ रही है उससे साफ है कि लैंडर पर लगा कैमरा कितना पावरफुल और कितना हाई रेजोल्यूशन का है, यानी चांद पर तो भारत ने फतह पा ली है। आज गुड न्यूज भी आ गई है। चांद पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने काम करना शुरू कर दिया है। रोवर प्रज्ञान इस वक्त चांद पर चहलकदमी कर रहा है। लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान की चांद पर कदम रखने की तस्वीर भी इसरो के कमांड सेंटर को भेज दी है। यह उस वक्त की तस्वीर है जब रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से रैम डाउन कर रहा था, यानी लैंडर से बाहर निकल रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।